बच्चों, दिस इज योर लखन भैया एंड वेलकम टू अवर चैनल एक्सेलेशन क्लासेस। सो आज हम क्लास 11th की फिजिक्स का लेक्चर 2 करने वाला है, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का रहने वाला है। लेक्चर 1 में हमने बहुत कुछ सीखा था और अब लेक्चर 2 में हम बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक नई उड़ान देते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, पहले हमें समझना है यूनिट क्या होती है। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यूनिट समझने के लिए। देखो यूनिट क्या होती है, सबसे पहले यूनिट को समझेंगे। देखो यूनिट, अगर एक डेफिनेशन देने की कोशिश करें यूनिट की, ठीक है, तो होती क्या है, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड आर नॉन एज यूनिट। इसका मतलब क्या है, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड आर नोन एज यूनिट। यूनिट वो होती है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में वो सेम रहे। जैसे मानते हैं कि हम दुकान पे जाते हैं, किसी भी शॉप पे जाते हैं और हम 5 किलो राइस लेते हैं। अब देखो, ये जो किलोग्राम है ये एक यूनिट है, और ये जो यूनिट है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है यानी पूरे वर्ल्ड में सेम है। इसीलिए 5 किलो राइस आज 5 किलो ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते जब हम उसे वेट करते हैं। सो वो सेम ही रहने चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड होता है हमारा, यानी किलोग्राम हमारा एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड हर जगह चलता है। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। अब देखो अगली लाइन है, द यूनिट फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होती है उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, और जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो यूनिट्स होती है उसको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, यूनिट्स का तो अभी हमने समझ लिया। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, हमें यूनिट्स के सिस्टम देखने हैं। अब यूनिट्स के जो सिस्टम होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे कंट्रीज में या फिर हमारे वर्ल्ड में चलते थे। अब देखो कैसे होते हैं। सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट्स आता है एमकेएस, एफपीएस, देन सीजीएस। अब समझो कि ये जो एमकेएस है, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। देखो यहां पे लिख देता हूं, एम के एस, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। एम का मतलब होता है मीटर, एम का मतलब होता है मीटर, वेयर एस के का मतलब होता है किलोग्राम, एंड देन एस का मतलब होता है सेकंड। सिमिलरली एफपीएस का क्या मतलब है, एफ पी एस, एफ का मतलब होता है फुट, एंड पी का मतलब होता है पाउंड, देन एस का मतलब होता है सेकंड। ठीक है, अब हम समझते हैं सीजीएस का क्या मतलब होता है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एंड एस का मतलब होता है सेकंड। अब आप देखो, जब हमारी सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है वो 3 टाइप की होती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिसमें एमकेएस, एफपीएस एंड सीजीएस आता है। ठीक है, एमकेएस में एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकंड। देखो सेकंड हर जगह सेम है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एमकेएस ये एफपीएस सिस्टम होता है। ठीक है, और एक होता है सीजीएस सिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चलते थे अलग अलग कंट्रीज में पहले के टाइम में। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ, लेंथ को लेंथ को लेंथ को मेजर किया जाता था, लेंथ को एमकेएस सिस्टम के अंदर मेजर किया जाता था मीटर में। लेंथ को एमकेएस सिस्टम में मीटर में मेजर किया जाता था, जबकि जो मास होता था, मास को मेजर किया जाता था किलोग्राम में। मास को मेजर किया जाता था किलोग्राम में, वेयर एस, जबकि जो हमारा टाइम होता था, टाइम को हम मेजर करते थे सेकंड में, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते थे। सो एमकेएस सिस्टम कहता है लेंथ को मीटर में मेजर करो, मास को किलोग्राम में मेजर करो, देन टाइम को सेकंड में मेजर करो। लेकिन एफपीएस सिस्टम क्या होता था, एफपीएस सिस्टम कहता था कि लेंथ को मेजर करना है
फुट में, लेंथ को मेजर करना है फुट में, ठीक है। देन उसके बाद अब आप देखो मास को आपको किस में मेजर करना है, मास को आपको मेजर करना है पाउंड में, मास को आपको मेजर करना है पाउंड में, ठीक है। सिमिलरली जो टाइम रहता था वो सेम रहता था, टाइम हमेशा सेकंड में ही मेजर किया जाता था। अब सीजीएस सिस्टम क्या कहता था, सीजीएस सिस्टम कहता था कि लेंथ को मेजर करो सेंटीमीटर में, लेंथ को मेजर करो सेंटीमीटर में, जबकि जो हमारा मास होता था उसको मेजर करो ग्राम में, एंड टाइम को मेजर करो सेकंड में। देखो जब पहले का जो टाइम था उस टाइम पे कंट्री में तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम चलते थे, कई एमकेएस चलता था, कई एफपीएस चलता था, कई सीजीएस चलता था। अब ये क्या करता था, डिफरेंट डिफरेंट होने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। तो हमें क्या हुआ कि यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि यूनिट बनाई कैसे जाए। तो अब हम सीखेंगे यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहली चीज क्या होती है, यूनिट जो होनी चाहिए ना, यूनिट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज, यूनिट एक सुटेबल साइज की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिटी बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है, साइज उसका सुटेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिट, द यूनिट शुड बी इजीली अवेलेबल, अब वो इजीली अवेलेबल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिप्रोड्यूस भी नहीं हो रही, मतलब रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। अब ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड का क्या मतलब होता है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री के अंदर, एवरी कंट्री के अंदर, एवरी कंट्री, ठीक है, वो हर एक कंट्री में मान्य होनी चाहिए, ठीक है। वो हर एक कंट्री में सेम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, हर एक कंट्री में सेम होनी चाहिए, हर एक कंट्री में सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट कहता है, वो कहता है द यूनिट शुड बी कांस्टेंट, वो यूनिट जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट का मतलब है डस नॉट चेंज, और वो चेंज नहीं होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने माना कि हमारी जो 1 मीटर की लेंथ रहेगी वो इतनी रहेगी, बट पता चले आफ्टर कुछ ईयर्स, कुछ टाइम, कुछ सालों बाद वो 1 मीटर की लेंथ इतनी मानी जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो इनवेरिएबल होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नॉट वेरिएबल, और वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। सो अब आप देखो कि हमने यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, यूनिट किस टाइप की होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि जब हमने ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स को देखा तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसके बाद हमने क्या कहा कि हम पूरे दुनिया में एक ही तरीके की यूनिट को प्रेफर देंगे, और हम प्रेफर किस तरीके से देंगे, हम यूनिट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके अकॉर्डिंग हम उसको प्रीफर देंगे। तो हमने कहा कि ऐसा ही सिस्टम को अपनाते हैं हम, ठीक है। हमने कहा कि हम जब यूनिट लिखेंगे तो एक एसआई सिस्टम बनाया जाएगा यूनिट को दिखाने के लिए। एसआई सिस्टम क्या कहता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये सिस्टम क्या कहता है, ये सिस्टम कहता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर जो यूनिट चलेगी किसी भी चीज की, वो बेस होगी किसके, किस चीज पे बेस्ड होगी, वो बेस्ड होगी फंडामेंटल यूनिट के ऊपर। फंडामेंटल यूनिट यानी, फंडामेंटल यूनिट किस पे बेस है, एमकेएस सिस्टम पे। यानी हम सीधा सीधा कह सकते हैं, हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारी एसआई सिस्टम होगा, विच इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होगा, एसआई सिस्टम बेस्ड ऑन एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम पे बेस होगा, एमकेएस सिस्टम पे बेस होगा, ठीक है। ये बात समझ आती है। अब हमने एक नया सिस्टम बना दिया जिसे हम एसआई सिस्टम कहते हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि एमकेएस को फॉलो करेगा, सीधी सी बात है। अब हम यूनिट को समझ जाएंगे, ठीक है। देन अब हम जब सीजीएस, एफपीएस और ये एमकेएस यूनिट को समझ चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ क्वेश्चनों को ट्राई करेंगे। जैसे देखो हमने हमें ये क्वेश्चन करना है, सो हमारा पहला क्वेश्चन है, सो इसको कैसे करेंगे आप देखो ध्यान से। ये क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ये कह रहा है 1 न्यूटन को हाउ मेनी डाइन्स में कन्वर्ट करो। अब ये कैसे करोगे आप ये बताओ, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक रिलेशन बनाया बताया था, N1 U1
बराबर N2 U2। अब ये रिलेशन क्या कहता है? ये रिलेशन कहता है हम एक फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करते हैं एक सिस्टम से। U1 क्या है? यूनिट है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे कैसे? देखो, जैसे 4 किलोग्राम बराबर होता है 4000 ग्राम। हमने 4 किलोग्राम को हम ग्राम ग्राम में ले गए, और वो ग्राम में कितना है? 4000 ग्राम। ठीक है, तो हमको यही समझना है हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सो ऐसे यही कह रहा है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में। अब देखो, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन क्या होता है? यूनिट होती है, एसआई यूनिट। ये एसआई यूनिट होती है, किसकी होती है? एसआई यूनिट होती है फोर्स की। न्यूटन क्या होता है? एसआई यूनिट होती है फोर्स की। अब फोर्स क्या होता है? देखो, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें उसकी यूनिट चाहिए होगी न्यूटन की। सो फोर्स क्या होता है? फोर्स बराबर होता है एम ए। ठीक है, अब एम ए मतलब एम की यूनिट, या फिर देखो, देखो फोर्स में जो एम की यूनिट होती है मास, यानी किलोग्राम में नापा जाएगा, यानी। ठीक है, देखो पहली बात तो ये समझो, ये जो न्यूटन है ये एसआई सिस्टम को बिलोंग करता है। न्यूटन एसआई सिस्टम को बिलोंग करता है, और ये पूछ रहा है 1 न्यूटन इनटू हाउ मेनी डाइन्स। अभी जो डाइन है, डाइन है तो ये फोर्स की यूनिट, बट सीजीएस वाली। कौन सी यूनिट है? बट सीजीएस वाली। ठीक है, तो हमें एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में जाना है। सो एसआई सिस्टम की यूनिट लिख लेते हैं। देखो, मास को केजी में नापेंगे। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम 1 न्यूटन की जगह लिख देंगे किलोग्राम इनटू में मीटर डिवाइडेड बाय पर सेकंड का होल स्क्वायर इक्वल टू। देखो, इसको हमें कैसे देखना है, पहले आपको इसको ध्यान से समझो। इसको अभी हम रफ करते हैं। देखो, 1 न्यूटन, वन क्या है? N1। न्यूटन क्या है? N1 की, या फिर यूनिट उसकी N1 की। देन हमें से N2 चाहिए, N2 निकालना है, और U2 हमारे पास है। अब देखो, N1 क्या है? 1। अब न्यूटन की जगह मेरे को क्या लिखना है? किलोग्राम सेकंड की स्क्वायर इनटू में मीटर। ठीक है, बराबर करना है, N2 निकालना है। अब देखो, समझो, सीजीए ये तो एसआई सिस्टम था, ये था एसआई सिस्टम। अब देखो, किलोग्राम सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? ग्राम। ठीक है, अब देखो मीटर सीजीएस सिस्टम में क्या होगा? सेंटीमीटर। सिमिलरली सेकंड सीजीएस सिस्टम में सेकंड ही होता है, तो सेकंड की स्क्वायर। अब देखो, सेकंड से तो सेकंड कट गया, कन्वर्ट करना स्टार्ट करो। 1। अब देखो, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। सो किलोग्राम की जगह हम क्या लिख रहे हैं? 1000 ग्राम इनटू में, अब ये क्या है? ये मीटर है। सो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। सो मीटर की जगह क्या लिख देंगे? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? N2 निकालने के लिए लिखेंगे N2, देन ग्राम, देन क्या लिखा हुआ है? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कट करेंगे, ग्राम को ग्राम से कट करेंगे। ठीक है, अब देखो N2 क्या आ जाएगा? सो N2 इक्वल टू, N2 बराबर कितना आ जाएगा? इधर देखो कितनी बची? 3 जीरो बची, इधर 2 जीरो बची। सो 3 जीरो का मतलब है पावर 3, और 2 जीरो का मतलब है पावर 2। अब इसको सब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 10 की पावर 5। N2 की वैल्यू आ गई 5। हैंस जो हमारा हैंस जो हमारा क्वेश्चन है, उसका जो आंसर है वो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 9 के। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे? एक एक और क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे, और इसमें क्या करना है? देखो ध्यान से देखना, हमें एक वन जूल को कन्वर्ट करना है N2 में, और यूनिट है अर्ग। अब देखो, जूल क्या है? सबसे पहले जूल समझो। जूल है यूनिट किसकी? एनर्जी की। जूल है यूनिट एनर्जी की। अब देखो, एनर्जी कोई सी भी हो सकती है। जैसे मान लो हमने ले ली, हमने कोई सी भी एनर्जी ले ली, जैसे हमने मान लो हाफ एम बी स्क्वायर ले ली। हाफ एम, या ऐसे कह सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर को छोड़ते हैं, एक काम करते हैं। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी एक तरीके का वर्क होता है।
एनर्जी एक तरीके का वर्क होता है। हम जो भी काम करते हैं वो हमारी हम जो भी काम करते हैं जिस एनर्जी को लगा के वो हमारे वर्क की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू में, अब ये क्या है? डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो गया मीटर। सो ओवरऑल जो एनर्जी की यूनिट आ गई है वो क्या है? ओवरऑल जो एनर्जी की यूनिट है क्या है? वो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारी एनर्जी की यूनिट है। सो वन, अब हम जूल की जगह क्या लिखेंगे? पहली बात तो देखो, ये जो जूल है ये जो जूल है ये एसआई यूनिट है, और हमें इसे ले जाना है अर्ग। अब अर्ग क्या है? अर्ग है हमारी सी जी एस यूनिट। ठीक है, अर्ग है हमारी सी जी एस यूनिट। अब देखो, जूल को क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है इसकी यूनिट्स में। देखो, जूल को एग्जैक्टली यूनिट्स में ऐसे लिखेंगे, किलोग्राम इनटू में मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर सेकंड का होल स्क्वायर। अब हमें एन टू निकालना है। सो इनटू में अर्ग। देखो, अब अर्ग एक सीजीएस यूनिट है। अब ये सारी एसआई यूनिट है, सीजीएस एसआई से सीजीएस है ना। सो किलोग्राम सीजीएस में क्या होगा? ग्राम हो जाएगा। देन उसके बाद मीटर स्क्वायर सीजीएस में सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद सेकंड का स्क्वायर सीजीएस में सेकंड की स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अगेन कन्वर्ट करो। 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? या तो हम देखो, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखो, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर है, या तो 10 की पावर 3 ग्राम के बराबर है। सो हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो किलोग्राम को क्या लिखेंगे? 10 की पावर 3 ग्राम। देन मीटर में क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में। सो मीटर की जगह हमने लिख दिया 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और स्क्वायर ऑलरेडी उसके पास था। ठीक है, अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है? सेकंड के स्क्वायर को डिवाइड कर देना है। सिमिलरली एन टू डिवाइडेड बाय, ये ग्राम आ गया, ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ गया, देन डिवाइडेड बाय सेकंड के स्क्वायर। सेकंड के स्क्वायर से सेकंड के स्क्वायर कैंसिल हो गया। सेंटीमीटर ग्राम स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देखो, इसको पहले सॉल्व करेंगे। ये जो स्क्वायर रहेगा ये पहले इसके पास भी जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर इसके पास भी जाएगा 10 की पावर के पास, तो 10 की पावर 4 हो जाएगी। अब देखो, एन टू निकालना है, या पहले लिख लेते हैं। इधर क्या बचा? इधर 10 की पावर 3 बचा। देन उसके बाद क्या बचा? 10 की पावर 4 बचा। देन इधर क्या बचा? एन टू बचा। सो एन टू कितना आ गया? 1 इंटू 10 की पावर 7। 3 + 4 7 आ गया। अब देखो, 1 लिखो या मत लिखो, मैटर नहीं करता। सो ओवरऑल जो एन टू की वैल्यू आई है वो 10 की पावर 7 आ गई। सो हम कह सकते हैं वन जूल 1 जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के। ठीक है, ये हमारा आंसर था। ऐसे ही इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको वीडियो ही देखनी है, सो आप स्किप करें, इससे ऐसा कोई इशू नहीं है कि वीडियो देखनी ही पड़ेगी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। करना क्या है? देखो, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? एसआई सिस्टम में। अब देखो, ग्राम क्या है? सीजीएस सिस्टम में। एसआई सिस्टम में क्या आ जाएगा? ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो, एक बात बताओ, आपको N2 निकालना है। ठीक है, अब ये N1 है। सो करना क्या है? देखो, 5 इंटू ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू N2 आपको निकालना है। N2 निकालने के लिए अब आप देखो, किलोग्राम अगेन 10 की पावर 3 ग्राम रखेंगे किलोग्राम की जगह। देन इसके बाद आप क्या करेंगे? मीटर क्यूब में, मीटर की जगह 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। या फिर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। सो करना क्या है? मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर रखेंगे, और ऊपर क्या है? क्यूब में, पावर में। ठीक है, अब देखो, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब बराबर में, देखो, N2 में 10 की पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 की पावर 6 आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई होगा, एंड देन सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, ये कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम कट गया, ये
एक सेकेंड, ये ग्राम कट जाएगा। देखो इधर क्या बचा, इधर बचा 5, नहीं 5 के साथ कुछ भी नहीं बचा। देन इक्वल टू n2, देन n2 में 10 की पावर 3, और नीचे क्या बचा 10 की पावर 6। अब आपको क्या करना है, n2 निकालना है। n2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबको अरेंज करेंगे। 5 × 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। ओवरऑल जो आंसर आएगा 5 × 10 की पावर 3। सो वी कैन से दैट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 5 × 10 की पावर 3 किसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने तीनों क्वेश्चन करके देखे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जो कि रहने वाला है कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट देखने हैं हमें। ठीक है, प्रैक्टिकल्स यूनिट क्या, हमें कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट देखनी है जो छोटे छोटे डिस्टेंस को मेजर करेगी। अब वो किस टाइप की यूनिट से देखो, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली जो यूनिट आने वाली है वो है फर्मी। अब फर्मी क्या है, फर्मी इट इज द स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट। पहली बात क्या है, ये एक स्मॉल प्रैक्टिकल यूनिट है, छोटी प्रैक्टिकल यूनिट है, मैंने हेडिंग में ही लिखवा दिया था। जो मेजर करेगी न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। सो इसका रिलेशन क्या है, देखो वन फर्मी किसके बराबर है, देखो फर्मी को एफएम से भी दिखाते हैं, एफएम। ठीक है, वन फर्मी बराबर है 10⁻⁻15 मीटर के। ठीक है, अगेन फर्मी के बारे में हमें समझ आ गया अच्छे से। देन इसके बाद हमें समझना है आंगस्ट्रॉन्ग। अब आंगस्ट्रॉन्ग क्या है, ये किसी भी लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए यूज की जाती है यूनिट। ठीक है, आंगस्ट्रॉन्ग क्या है, इट इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। किसी भी लाइट की वेवलेंथ को मेजर करने के लिए आर्मस्ट्रॉन्ग जैसी यूनिट को यूज किया जाता है। अब देखो आर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग की बात करते हैं। सो ये आर्मस्ट्रॉन्ग जो है 10 की पावर, या फिर कह सकते हैं 8, ऐसे नोट से दिखाते हैं, ऐसे नोट ऊपर नोट लगा के दिखाते हैं किसी भी आर्मस्ट्रॉन्ग को। ठीक है, सो वन आर्मस्ट्रॉन्ग किसके बराबर होता है, 10 की पावर -10 मीटर के, या फिर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर के। ठीक है, हमने आर्मस्ट्रॉन्ग अच्छे से समझा। देन अब हम एक दूसरी यूनिट्स को समझते हैं। देखो अभी हमने देखा कि वेवलेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट काम आती है वो आती है आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, सिमिलरली वेवलेंथ को मेजर करने के लिए हम नैनोमीटर का भी यूज कर सकते हैं। सो 1 नैनोमीटर यानी 1 nm किसके बराबर होगा, 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होगा। सो ये रिलेशन है नैनोमीटर के अंदर, नैनोमीटर और मीटर के अंदर। सिमिलरली आगे हमें देखना है कुछ प्रैक्टिकल्स यूनिट ऐसी है जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस को मेजर करती है। किसको मेजर करेगी, सम लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें प्रैक्टिकल्स यूनिट्स को देखना है। ठीक है, अब समझते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या कहता है, लाइट ईयर कहता है ये एक तरीके, इट इज द डिस्टेंस, लाइट ईयर को थोड़ा सा ध्यान से समझना। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। देखो इसका कहने का मतलब है कि जब भी, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, लाइट के द्वारा ट्रेवल गया गया डिस्टेंस किसी भी वैक्यूम के अंदर। देखो जब भी कभी भी लाइट लाइट अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, लाइट जब अपनी स्पीड से किसी वैक्यूम के अंदर, किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर लाइट जब भी किसी वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर, इन 1 ईयर, वही कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। जब कोई भी लाइट, जब कोई लाइट 1 साल के अंदर अंदर वैक्यूम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो लाइट ईयर कहलाएगा। सो 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, यानी एल वाई, लाइट ईयर को एल वाई से दिखाएंगे। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देखो पावर है 15। ठीक है, 15 का क्या मतलब है, एक बड़ी यूनिट है। ठीक है, सो लाइट ईयर का रिलेशन मीटर के अंदर किस तरीके से, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ये लाइट ईयर का रिलेशन है। सिमिलरली इसी तरीके से समझना है हमें, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आती है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहती है, ये कहती है इट इज द मीन डिस्टेंस, एक तरीके का मीन डिस्टेंस होता है। मीन मतलब एवरेज डिस्टेंस, कोई श्योरिटी नहीं है कि इतना ही है।
एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, एक एवरेज डिस्टेंस होता है किसका, अर्थ का, किससे, सन से। जैसे मान लो ये सन है, अब ये अर्थ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये एवरेज डिस्टेंस, ये है, ये एवरेज डिस्टेंस ए यू, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में मेजर किया गया। ठीक है, सो यही सब है। ठीक है, सो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर के। बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट है। ठीक है, सो हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में देख लिया, हमने स्मॉल यूनिट्स के बारे में देख लिया, फर्मी, आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नैनोमीटर के बारे में देखा, लाइट ईयर के बारे में देखा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में देखा। अब हम समझते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि हमारा डायमेंशंस का होने वाला है। अब डायमेंशंस क्या होती है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। पहले डायमेंशंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन डायमेंशंस को अच्छे से समझेंगे। तो देखो डायमेंशन क्या कहती है, ध्यान से समझना। आप शुरू से पढ़ते आए होगे, लेकिन डायमेंशन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखो, द डायमेंशन, किसकी बात हो रही है, द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन क्या होती है, आर द पावर्स, क्या होती है, पावर्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन उसकी पावर होती है, टू विच टू विच रेज्ड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। अब डेफिनेशन से इतना कुछ खास समझ नहीं आया, तो हम इसे अपने तरीके से समझते हैं, पहले इसको हिंदी में समझते हैं। डायमेंशंस किसी भी फंडामेंटल, देखो, डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर्स होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी द्वारा रेस करी जाती है। यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो भी पावर लगाएगी, वही हमारी डायमेंशन हो जाएगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला देखो, फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, देखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब समझो, मास की जो यूनिट है वो है किलोग्राम, एंड एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड की होल स्क्वायर। ठीक है, या फिर इतनी बड़ी यूनिट ना लेके हम थोड़ी छोटी सी यूनिट लेते हैं, थोड़ा छोटी यूनिट से ट्राई करते हैं, छोटा। ठीक है, देखो, डायमेंशंस को थोड़ा समझते हैं। जैसे हम लेते हैं स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही फॉर्मूला होता है स्पीड का। ठीक है, बहुत इजी है। अब एक बात बताओ, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, बटे टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। अब एक बात बताओ, हमें समझना है, हमें समझना है कि डिस्टेंस की जो डायमेंशन होती है, देखो, मीटर के लिए जो डायमेंशन आती है, जिस, देखो, हम मीटर, यानी अगर हम, हमें किसी डिस्टेंस को मेजर करना है, किसी भी डिस्टेंस को मेजर करना है, किसी भी, या फिर डिस्टेंस को ना कहते हुए हम कहते हैं किसी, हमें लेंथ को मेजर करना है। सो लेंथ को मेजर करने के लिए जो डायमेंशन लिखते हैं वो एल लिखते हैं। एल के ऊपर अगर हमने 1 पावर लगाई, तो इसका कहने का मतलब है लेंथ की जो डायमेंशन है वो 1 है। ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस क्या है, एक तरीके की लेंथ है। सो लेंथ के लिए हम लिखते हैं एल। ठीक है, टाइम के लिए हम क्या लिखते हैं, टाइम की जो डायमेंशन होती है, टाइम की जो डायमेंशन होती है वो होती है t⁻⁻₁। अब देखो, t⁻⁻₁, पावर 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ओवरऑल डायमेंशन देखते हैं, एल को एज इट इज लिखेंगे, देन टी को ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी। अब समझो, स्पीड की जो डायमेंशन आई है ना, वो आई है 1 n-1। ऐसा क्यों, देखो, आपकी नजर में डायमेंशन एम, एल, टी ऐसा कुछ होता है, बट ये समझेंगे ये एम एल टी होता क्या है। अभी के लिए इसको लीव करते हैं, अभी के लिए इसको छोड़ते हैं, लेकिन अभी हम ये समझेंगे। जैसे मान लो, स्पीड की डायमेंशन होती है LT-1। अगर इसको अभी नहीं समझ आता, तो एक इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। जैसे ये देखो, मैं एक रेक्टेंगुलर या एक क्यूबॉइड बनाता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूँ, मैंने एक क्यूबॉइड बनाया, और इस क्यूबॉइड की, देखो, ठीक है, ये क्यूबॉइड थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। ये देखो, ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये क्यूबॉइड की लेंथ है, ये क्यूबॉइड की हाइट है, देन ये क्यूबॉइड की ब्रेथ है। अब जब कभी भी हम 10th क्लास में क्वेश्चन करते थे, तो वो क्वेश्चन में कहता था डायमेंशन,
क्या कहता था? डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। और वो क्या कहता था डायमेंशन के लिए? कि जो इसकी लेंथ है वो 5 मीटर है, इसकी जो ब्रेथ है वो 6 मीटर है, देन इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है। ठीक है। तो डायमेंशन का कहने का क्या मतलब है? डायमेंशन का कहने का मतलब है कि इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है, इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है, लेंथ में, लेंथ के अंदर मीटर में उसकी डायमेंशन कितनी है? 5। लेंथ में यानी क्यूबॉइड की जो लेंथ है, क्यूबॉइड की जो लेंथ है, ये एल क्या है? एल का मतलब क्या है? ये लेंथ है। एल का मतलब है लेंथ। ठीक है, एल का मतलब है लेंथ। सो कहने का मतलब ये डायमेंशन क्या होती है? क्यूबॉइड की जो लेंथ है एल, उसकी जो यूनिट है मीटर। सो मीटर में उसकी जो लेंथ है वो 5 है। मीटर में उसकी जो लेंथ है वो 5 है। सिमिलरली स्पीड की डायमेंशन लेंथ के अंदर 1 है, टाइम के अंदर -1 है। दैट इज द डायमेंशन। ठीक है। स्पीड के अंदर लेंथ की जो डायमेंशन है वो 1 है, टाइम की डायमेंशन -1 है। डायमेंशन इज नॉट अ एल टी, डायमेंशन इज जस्ट अ पावर दैट आर रेज्ड बाय द फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सो ये पावर जो होती है यही डायमेंशंस होती है। ठीक है। अब डायमेंशंस के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं, डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। ठीक है। अब देखो, ये होता है डायमेंशन फॉर्मूला, जिसको आप एग्जैक्टली पढ़ते हैं एमएलटी के बारे में। देखो, जब भी हम किसी की डायमेंशन लिखते हैं तो हम फॉर्मूले वाली डायमेंशन लिखते हैं। हम डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? हम एम एल टी। देखो, इसको सीखने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट। लेट मी चेक। एक कॉन्सेप्ट, पीपीटी कहाँ है? मोमेंटम, सम डायमेंशन। देखो, ये स्लाइड पे हमें जाना है। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। हमने कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है? जैसे देखो, हमने पढ़ी है सबसे पहले लेंथ। लेंथ होती है, लेंथ होती है, देन उसके बाद मास होती है, फिर उसके बाद टाइम होती है। लेंथ, मास, टाइम, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, या फिर टेम्परेचर। एक टेम्परेचर होती है। देन इसके बाद हमारी होती है कैंडेला, या फिर कैंडेला नहीं कहते, कैंडेला तो यूनिट है, लुमिनियस इंटेंसिटी। लुमिनियस इंटेंसिटी। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। अब देखो, लेंथ के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला आता है वो एल होता है। हम किसी भी लेंथ के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं, या तो L1 या फिर एल, सिर्फ एल। वन लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, और ये सब में फॉलो होगा। ठीक है। मास के लिए जो हम डायमेंशन लिखते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, देखो, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट वाला ये पूरा। अगर मैं पूछूं लेंथ की डायमेंशन क्या है, दैट इज 1। ठीक है। मास की डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? ब्रैकेट में ये पूरा लिख दिया। अगर मैं पूछूं मास की डायमेंशन क्या है, दैट इज 1। और आप इसे ऐसे कैसे करके लिख सकते हैं? या तो 1 लगाओ या मत लगाओ, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम। सो टाइम की जो डायमेंशन होती है दैट इज टी, या तो T1 और या फिर ओनली टी। ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायमेंशन होती है ए से दिखाते हैं, और हम इसे आई से भी दिखा देते हैं। ये इसकी डायमेंशन है। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन कितनी है, दैट इज 1। अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, आगे या तो ये बोल दो या तो ये बोल दो, इजी। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला दैट इज के। और एक और तरीका है, इसको थीटा से भी दिखाएंगे। लुमिनियस इंटेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है सी डी। ठीक है। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला है एम ओ एल, मोल। ठीक है। अब ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशंस हो चुकी है। अब देखो, एम क्या है? डायमेंशन
फॉर्म डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मास। ये क्या डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मास, जिसमें मास मेजर हो रहा है, और ये टाइम के लिए। और ये क्या, एक सेकंड, ये लेंथ के लिए था, एल वाला लेंथ के लिए, एल वाला लेंथ के लिए, एंड टी किसके लिए, टी इट्स फॉर टाइम के लिए। और ए बी सी क्या है, वो उनकी डायमेंशंस है। और बाकी ये ब्रैकेट में जो भी लिखा है एम एल टी, दैट इज डायमेंशन फॉर्मूला। मैंने आपको डायमेंशंस के बारे में बताया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस क्या होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा, डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में समझा। अब हम कुछ किसी मतलब जैसे हमारे पास कुछ फॉर्मूलेस है, देन हम उसकी डायमेंशंस को फाइंड करेंगे, जो हमारा आज लास्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट के बाद क्लास को एंड करते हैं। सो समझो, देखो हमें सबकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। कैसे करेंगे, देखो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, याद करो। जब आप उस दिन को जब आप याद करो, जब आप एरिया निकालने जाते हो किसी भी रेक्टेंगल का, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है, जब आप इसका एरिया निकालते हो, एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। अब बी क्या है, बी भी एक लेंथ है, एल भी एक लेंथ है, ठीक है, दोनों लेंथ है। जब लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई, पहली बात तो सब देखो, जब भी मैं इन सबकी डायमेंशन निकालने जाऊंगा, एरिया वॉल्यूम डेंसिटी की, सबसे पहले इनका फॉर्मूला लिखूंगा, देन उसके बाद इनकी डायमेंशन लिखूंगा। देखो, सो एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा एल इंटू एल, दो बार लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब लेंथ के लिए जो डायमेंशन रहती है दैट इज एल, देन एक और एल। अब दोनों लेंथ मल्टीप्लाई में, तो ओवरऑल जो डायमेंशन होगी एल स्क्वायर। सो एरिया के लिए जो ओवरऑल डायमेंशन है वो एल स्क्वायर है, ठीक है, इसको याद रखो। एरिया के लिए जो ओवरऑल डायमेंशन है दैट इज एल स्क्वायर। ये डायमेंशन नहीं है एल इंटू एल, दिस इज द फाइनल डायमेंशन, दिस इज द फाइनल डायमेंशन, ठीक है। अब समझते हैं वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एल इंटू एल इंटू एल। जब एल को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम एल को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन बन जाएगी एल क्यूब, जैसे एल स्क्वायर बनी है। सिमिलरली डेंसिटी समझो, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास को डिवाइड कर देते जब हम वॉल्यूम से, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। जब हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो ये बनता है फॉर्मूला, ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। अब मास की जो डायमेंशन होती है दैट इज एम। मास की डायमेंशन एम नहीं होती, मास की डायमेंशन फॉर्मूला एम होती है, एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एल की क्यूब। अब ओवरऑल जो डायमेंशन बनती है वो क्या बनती है, ओवरऑल डायमेंशन बनती है एम एल, तो एल ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगी। सो एम एल -1, एम एल -1। अगर कोई पूछे डेंसिटी के अंदर लेंथ की डायमेंशन क्या है, दैट इज -3। डेंसिटी के अंदर मास की डायमेंशन क्या है, दैट इज 1। सिमिलरली स्पीड की बात करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ है, तो उसकी डायमेंशन हो गई एल, डायमेंशन फॉर्मूला एल हो गया। देन टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अभी सिखाया, टी रहता है। सो डायमेंशन क्या रहेगी, एल टी -1, डायमेंशन फॉर्मूला। और डायमेंशन पूछे लेंथ में तो 1, और टाइम में पूछे तो -1। सिमिलरली वेलोसिटी में सीखो, वेलोसिटी, वेलोसिटी अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी के बारे में वैसे तो हम सेकंड चैप्टर में समझेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट अगेन एक लेंथ होती है, लेंथ को जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, एल टी -1। अगेन दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द स्पीड, बट दीज आर द सेम फॉर स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहता है। आगे चलते हैं, एक्सेलरेशन के बारे में देखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखो, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी अभी हमने लिखा एल टी -1, सो वेलोसिटी की जगह लिख देंगे एल टी -1। देन अब हम इसे किस से डिवाइड करेंगे, टाइम से। हम जब इसे टाइम से डिवाइड करेंगे तो टाइम की पावर एक ऊपर चल जाएगी, यानी एल टी -1, और टी -1 आ गया, ठीक है। सो ओवरऑल जो डायमेंशन रहेगी दैट इज एल टी -2। ये डायमेंशन किसकी रहेगी, एक्सेलरेशन की। हमने डायमेंशन सीखी कुछ क्वांटिटीज के, थोड़ी और क्वांटिटीज की डायमेंशंस को सीखते हैं, जैसे मोमेंटम। अब ये मोमेंटम क्या होता है, वैसे तो लॉज ऑफ मोशन में आएगा, बट फॉर्मूले से डायमेंशन निकालना सीखेंगे। हम किसी की भी डायमेंशन उसके यूनिट से निकाल सकते हैं, या तो उसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो अब समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है मास वो मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से,
मास को मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी से। सो मास की डायमेंशन क्या रहेगी? एम। अगर वेलोसिटी की डायमेंशन लिखना चाहें तो वो हो जाएगी एल टी माइनस वन, जैसा हमने सीखा। सो ओवरऑल डायमेंशन क्या रहेगी? एम एल टी माइनस वन। दैट इज द डायमेंशन ऑफ द मोमेंटम। कोई पूछे मोमेंटम के अंदर मास की, जो मास का जो डायमेंशन है वो दैट इज वन, लेंथ की डायमेंशन वन, एंड टाइम की डायमेंशन माइनस वन। ठीक है, ये डायमेंशन हो गई मोमेंटम की। सिमिलरली फोर्स के बारे में समझते हैं। फोर्स क्या होता है? एफ इक्वल टू एम ए होता है। एम ए मतलब मास एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन अगेन एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन अगेन एल टी माइनस वन। ठीक है, देन इसको कंप्लीट करते हैं। एम एल टी माइनस टू, दैट इज द डायमेंशन ऑफ द फोर्स। अभी के लिए क्या करते हैं, क्लास को यही रोकते हैं, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। इन बाकी के डायमेंशंस को थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, यानी लेक्चर 3 में समझेंगे। ठीक है, लेक्चर 3 में समझेंगे। और आज के लिए क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। और हम जब इस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में जब हम इन सारी डायमेंशन को समझेंगे, तो हम बाकी की और डायमेंशंस को देखेंगे और मोर डायमेंशंस को थोड़ा सा समझेंगे। सो इस क्लास को आज यही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। आप इसे सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है, देन अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।